नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर अभी हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, स्पेशली सेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की दोस्तों, जिसमें कई सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाने हैं, जिसका डेट भी दोस्तों जल्दी ही आने को है। तो आप ऐसा मान के चलिए दोस्तों, जल्दी ही उसका डेट आपको रिलीज़ हो जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी की ओर से, और आपको पता चल जाएगा दोस्तों कब आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए दोस्तों बेटर यही है कि हम अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जिससे कि सारे टॉपिक को हम कवर कर पाएँ और दोस्तों फिर बाद में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ, जिससे कि दोस्तों एडमिशन हमारा सक्सेसफुली वहाँ पर कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सेगमेंट के बारे में, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है उन क्वेश्चंस के लिए, और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने दोस्तों बात की थी फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसको हमने समझा था दोस्तों, फिर एक्सरसाइजेस को किया था। कल के वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कुछ और फिल इन द ब्लैंक की, जहाँ पर जनरल एक वर्ड, एक सेंटेंस दे रखा होता है, जहाँ पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक राइट वर्ड को चुनना होता है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो को इस वीडियो में दोस्तों उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और फिल इन द ब्लैंक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको डबल फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ वर्ड के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, दिए गए होंगे दोस्तों, जिनमें से आपको एक सही वर्ड को पिक करना होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी बारे में हम बात करेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। साथ ही हमारे वो दोस्त जो पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी किसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे भी दोस्तों अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अपने नर्सिंग के जो टॉपिक हैं दोस्तों, जो आप अगले आने वाले 3 साल में या 4 साल में पढ़ने वाले हैं, उनकी भी नॉलेज दोस्तों अगर आप डिटेल्स में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नर्सिंग के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, जहां पर दोस्तों हमारा पूरा एक टीम है दोस्तों, जो कि काम करता है अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने में, जिसमें दोस्तों आने वाले समय में आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जहां पर दोस्तों 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ द राइट, जो एक पेयर दे रखा होगा दोस्तों, उसमें से आपको एक सही पेयर को सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू आंसर दैट और यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और कैसे हमें करना है उन्हें आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रेपोजिशन और फिल इन द ब्लैंक के बारे में। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फिल द डबल ब्लैंक विद राइट वर्ड। यहाँ पर दोस्तों 2 ब्लैंक आपको देखने को मिलेंगे एक सेंटेंस में, और आपको वहाँ पर सही वर्ड को चुनकर उन फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं किस तरह के फिल इन द ब्लैंक आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है वो है आवर लेटेस्ट बैटल प्लान डैश सम प्रोजेक्ट्स डैश एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा लेटेस्ट बैटल प्लान है, वहाँ पर एक डैश आपको दे दिया गया है, जहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, डैश क्या करते हैं दोस्तों, सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर हमें सही जो पेयर है वर्ड्स का वो हमें पिक करना है, फिर दोस्तों हमें इस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें, क्या बोला गया है, ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है फिनिशेस, स्टरिंग, कवर्स, एम्ड, फाइनेंसेस, लुकिंग, एनक्लोजेज, लुक्ड एंड एक्सक्लूड्स अराइविंग। तो दोस्तों अगर हम बोलें आवर लेटेस्ट बैटल प्लान फिनिशेस सम प्रोजेक्ट स्टरिंग एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सुनने में अजीब लग रहा है। स्टर क्या होता है, स्टर होता है कि चीज़ को हिला देना, शेक कर देना, ठीक है, उसको मूव कर देना बहुत बुरी तरीके से, वो हो जाता है स्टरिंग। तो आप यहाँ पर स्टर तो नहीं कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्लांट को, जो भी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अर्थ का, तो उसको हिलाने के लिए, उसको शेक करने के लिए तो कोई प्लान नहीं बनाया गया होगा, तो ये आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। बी में बोला गया दोस्तों कवर्स एंड एम्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, आवर लेटेस्ट बैटल प्लान कवर्स सम प्रोजेक्ट्स एम्ड एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये दोस्तों सुनने में सही लग रहा है, तो आगे देखते हैं, औरों को भी लगा के देखते हैं, फिर हम बात करते हैं आंसर के बारे में। अगला है दोस्तों सी को अगर हम यहाँ पर ऐड करके देखें, आवर लेटेस्ट बैटल प्लान फाइनेंसेस सम प्रोजेक्ट लुकिंग एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी दोस्तों हमारा जो लेटेस्ट बैटल प्लान है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो फाइनेंस कर रहा है कुछ प्रोजेक्ट को, यानी कि वहाँ पर पैसा वो लगा रहा है, उनको पैसा दे रहा है
जिससे कि दोस्तों जो है जो देख रहा है कि अर्थ के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है बैटल प्लान की, ठीक है, लेटेस्ट बैटल प्लान। अब वहाँ पर बैटल प्लान में आप किस तरीके का फाइनेंस कर सकते हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो बैटल प्लान्स में फाइनेंस करने का मतलब यही है कि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को एग्रीगेट कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक मोटिवेटिंग फैक्टर का आप काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, ठीक है। इसको अभी फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ते हैं, डी को लगाकर देखते हैं दोस्तों। आर लेटेस्ट बैटल प्लान एनक्लोजेस सम प्रोजेक्ट्स लुक्ड एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एनक्लोजेस क्या होता है दोस्तों? एनक्लोजेस का मतलब भी होता है कि आप किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं, उस चीज़ को घेर लेते हैं, ठीक है, या उसको हिस्सा बना लेते हैं अपना। सिंपल वर्ड में बोलें, उस चीज़ को आप हिस्सा बना लेते हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट बैटल प्लान है वो हिस्सा बना रहा है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को दोस्तों, जो कि देख रहे हैं कि जो प्लान कर रहे हैं कि अर्थ को जो है बचाया जाए, उसके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव किया जाए। एक्सक्लूड और अराइव की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्सक्लूड का मतलब होता है कि चीज़ को निकाल देना, यानी कि वो आपके हिस्से का या वो आपके किसी भी चीज़ का पार्ट नहीं है, उसको आपने अलग कर दिया है। तो एक्सक्लूड होता है कि चीज़ को सेपरेट कर देना। तो यहाँ पर अगर आप एक्सक्लूड करते हैं तो वहाँ पर आप बात करेंगे आपने कुछ प्रोजेक्ट को बाहर निकाल दिया है अपने प्लान से, जहाँ पर दोस्तों आप ऐसे स्टेशन पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप पहुँच रहे हैं, ऐसे लेवल पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर दोस्तों आप अर्थ के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको भी कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में आया होगा कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैट बॉक्स में अगर आप हैं तो चैट बॉक्स में दोस्तों जो भी आपको लग रहा है उसको कमेंट करके आंसर को ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी आप अच्छे से फ्री माइंड होके वहाँ पर आंसर कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्योंकि ऐसे जब हमें वर्ड दे रखे होते हैं दोस्तों, कई सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपके सामने। अब इस तरह से 4-5 ऑप्शन होते हैं और कई सारे वर्ड एक जैसे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर सही आंसर पता होते हुए भी दोस्तों हम गलत आंसर को पिक कर लेते हैं, फिर वहाँ पर हमारे मार्क्स वो नहीं मिल पाते हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा स्कोर करना। आंसर को देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर लेटेस्ट बैटल प्लान कवर्स सम प्रोजेक्ट एम्ड एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमारे दोस्तों कुछ लेटेस्ट बैटल प्लान जो है दोस्तों वो कुछ प्रोजेक्ट को कवर करते हैं जिनका उद्देश्य जो है वो क्या है, उनका उद्देश्य है दोस्तों अर्थ के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, उसको सेव करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, unless the authorities adopt the principle dash the strategies cannot become dash, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया जब तक कि अथॉरिटीज जो हैं दोस्तों वो प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करती हैं। अब कैसे नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं, द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम, तो स्ट्रेटजीज जो है वो नहीं बन सकती हैं। अब क्या नहीं बन सकती हैं दोस्तों ये हमें देखना होगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है होल हार्टेडली एंड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि पूरे दिल से और कामयाब होकर आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। फुली एंड डिफंक्ट, ठीक है, पूरी तरह से, या फिर दोस्तों या आप कह सकते हैं इसको ऐसा जो कि यूज़ में नहीं है। डिफंक्ट यानी कि दोस्तों ऐसा जो कि यूज़ में नहीं है, यानी कि अगर स्ट्रेटजी जो है वो कैन नॉट बिकम डिफंक्ट अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो डिफंक्ट इन द सेंस हो जाएगा कि वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अब यूज़फुल नहीं है, पहले हुआ करती थी बट अभी नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम आगे थर्ड को लगाएं, ऑप्शन सी को लगाएं, तो फाइनली अगर आप लगाते हैं अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल, फाइनली अंत में आगे अगर अडॉप्ट करती हैं द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम ऑब्सोलीट, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ऑब्सोलीट क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट होता है वो चीज़ें जो पहले यूज़ की जाती थी लेकिन आजकल उनका रोल बिल्कुल भी नहीं रह गया है, या वो आजकल उस लेवल पर यूज़फुल नहीं है जैसे वो पहले हुआ करती थी। यानी कि आजकल दोस्तों उनका जो रोल है वो ना के बराबर है, दैट इज़ ऑब्सोलीट, ठीक है। लेजिटिमेटली का दोस्तों अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा लेजिटिमेटली, यानी कि वहाँ पर आप लीगली उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। नोटवर्दी हो जाता है दोस्तों जहाँ पर आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, या वो पॉइंट जो होता है दोस्तों उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ नोटवर्दी। लॉजिकली होता है, आप अपना लॉजिक लगाकर वहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका लॉजिकली। और ट्रिवियल हो जाता है आपका ऐसी चीज़ जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। Unless the authorities adopt the principle wholeheartedly, the strategies cannot become
सक्सेसफुल। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल फुली द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम डिफंक्ट। अब डिफंक्ट दोस्तों हमने बात की थी, डिफंक्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि अब आप आज के समय में यूज़ में नहीं है, या फिर दोस्तों उसका जो प्रचलन है, उसका जो यूज़ है वो कम हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम लगाएं, अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल फाइनली द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम ऑब्सोलीट। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज क्या है दोस्तों, वो ऑब्सोलीट नहीं होंगे अगर उसको यूज में हम ले आते हैं। ठीक है, अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल लेजिटिमेटली यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, या जो हमारे दोस्तों वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है उसको फॉलो करते हुए, या उसके द्वारा दोस्तों अगर हम इनको लेकर आते हैं तो दोस्तों स्ट्रेटजी हैं वो क्या नहीं होंगे, वो हो जाएंगे, वो नोटवर्दी नहीं बन सकते। नोटवर्दी इन द सेंस वो इतने ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, या जो हमारा संविधान है उसको फॉलो करते हुए उसको लेकर आते हैं। लॉजिकली और ट्राइवियल जो है दोस्तों, ट्रिवियल जो है, लॉजिकली देखिए क्या हो जाएगा। लॉजिकली अगर आप किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं तो वो वहाँ पर बहुत सोच समझ कर आप उसको बहुत विचार करके लेके आ रहे हैं। और ट्रिवियल क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिवियल हो जाएगा कि ऐसी चीज़ जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम ट्रिवियल यानी कि इग्नोरेबल नहीं रह जाएंगी, वो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल होल हार्टेडली द स्ट्रेटजीज कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो यानी कि दोस्तों जब तक जो प्रिंसिपल हैं उनको पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से दोस्तों उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको अपनाया नहीं जाता है, तो तब तक दोस्तों जो स्ट्रेटजीज हैं वो सक्सेसफुल नहीं बन सकती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, होल हार्टेडली एंड सक्सेसफुली। अगला दोस्तों जो हमारा आज का फिल इन द ब्लैंक है वो है, ट्राइंग टू डैश अ टीम विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव द कार विदाउट द स्टीयरिंग व्हील डैश। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया दोस्तों ट्राइंग टू, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, तो दोस्तों एक टीम जो होती है विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम, यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम ना हो और एक सिंपल सिस्टम ना हो, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी कार को चलाने का कोशिश कर रहे हैं या उसको प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है व्हील है, वो व्हील के आगे फिर वहाँ पर डैश दे दिया गया है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन में क्या बोला गया है, ट्राइंग टू लगाकर देखते हैं, फॉर्म अ टीम विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव द कार विदाउट द स्टीयरिंग व्हील वर्किंग। ठीक है, एक ही हो गया। नेक्स्ट में दोस्तों दे रखा है, ट्राइंग टू प्लेस अ टीम विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव द कार विदाउट द स्टीयरिंग व्हील एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, थर्ड में दोस्तों बोल रखा है ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, और फिर विदाउट द स्टीयरिंग व्हील एम्पावरिंग। ठीक है, फोर्थ में दे रखा है ट्राइंग टू मेक अ टीम विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव द कार विदाउट द स्टीयरिंग व्हील गाइडेंस, बिल्कुल नहीं बनेगा। अचीव, trying to achieve a team without a good and simple system is like trying to drive the car without the steering wheel developmental। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो वर्ड हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो हम बढ़ते हैं सीधे राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ट्राइंग टू फॉर्म अ टीम, यानी कि आप टीम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम, जहाँ पर एक अच्छा सिस्टम ना हो, एक सिंपल और एक गुड अच्छा सिस्टम ना हो। वो वैसा ही है दोस्तों जैसा कि आप एक कार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट द स्टीयरिंग व्हील, मतलब यानी कि वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है वो है ही नहीं, तो काम ही नहीं है। जब स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है तो उस कार को आप कैसे चलाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फॉर्म एंड वर्किंग, यानी कि आपका ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, डैश मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ्टन डैश इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ कंसेंसस फोरकास्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, डैश मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द ग्रुप, जो डैश मेंबर होते हैं दोस्तों ग्रुप के, वो अक्सर डैश इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को ऑफ अ कंसेंसस फोरकास्ट, यानी कंसेंसस का दोस्तों जो फोरकास्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, फिक्स्ड, एक्सर्ट, मेजॉरिटी, राइटली, ओरल, लेजिटिमेटली, माइनॉरिटी, इनएडवर्टेंटली, डोमिनेंट या फिर अनड्यूली।
अब यहाँ पर फिक्स्ड को अगर आप लगाते हैं तो यानी कि ऐसे मेंबर दोस्तों जो कि अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, यूज़ करते हैं उसका दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि ऐसे लोग दोस्तों जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं या फिर जिनके पास पावर होता है, तो उनके होने से क्या होता है दोस्तों, आउटकम में चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अक्सर पॉलिटिक्स में हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ये हो गया। बी को अगर हम लगा के देखें देखो दोस्तों, तो वो हो जाएगा मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी कि ज़्यादातर जो ग्रुप के मेंबर होते हैं अक्सर राइटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ कंसेंसस फोरकास्ट, यानी कि राइटली मतलब सही तरीके से दोस्तों वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंसेंसस के फोरकास्ट को, यानी कि ऑलरेडी जो प्रिडिक्ट किया गया है उसको दोस्तों वो सही तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओरल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ्टन, ओरल मेंबर हो गए यानी कि जो अपनी वॉइस का यूज़ करते हैं, जिनकी बातों को सुना जाता है या जिनकी बातों से फ़र्क पड़ता है, जिनकी बातों में वजन होता है, तो दोस्तों वहाँ पर हो जाएगा ओरल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ्टन लेजिटिमेटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ कंसेंसस फोरकास्ट। लेजिटिमेटली यानी कि दोस्तों जब आप लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पर हेल्प लेते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर फिर आप उसके आउटकम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। माइनॉरिटी मेंबर, वो मेंबर जो कि बहुत कम है, वहाँ पर ना के बराबर हैं, वो हो जाएंगे माइनॉरिटी मेंबर। इनएडवर्टेंटली क्या हो जाएगा दोस्तों, इनएडवर्टेंटली हो जाएगा अनइंटेंशनली, यानी उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है ऐसा करने का। तो माइनॉरिटी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ्टन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ कंसेंसस। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनएडवर्टेंटली हो जाएगा आपका, जहाँ पर आपका कोई भी इंटेंशन ना हो। ठीक है, तो ये भी आपका अजीब सा लग रहा है। डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप often unduly influence the outcome of a consensus forecast। तो डोमिनेंट मेंबर कौन से हो जाएंगे, वो मेंबर जिनकी चलती है, ठीक है, जिनका राज चलता है वहां पर। तो डोमिनेंट मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ्टन अनड्यूली, अनड्यूली क्या होता है दोस्तों, अनड्यूली होता है अनडिजर्वडली, यानी कि भले ही वो डिजर्व करते हों या ना करते हों, उनके जो बात होती है दोस्तों उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट पर फर्क पड़ता है, यानी जो फोरकास्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। शेयर मार्केट को आप ले सकते हैं, पॉलिटिक्स को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं या इस सेंटेंस को वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। करेक्ट आंसर होगा डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ्टन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ कंसेंसस फोरकास्ट, यानी कि दोस्तों जो डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका एक रुतबा होता है, एक पहुंच होती है, वो क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर अनडिजर्वली अनड्यूली इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को ऑफ अ कंसेंसस फोरकास्ट। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, डोमिनेंट एंड अनड्यूली। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है ट्रांसफॉर्मिंग डैश ब्यूरोक्रेसीज into dynamic, this task of customer driven organization is dash under a prevailing circumstances। अब क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग डैश, अब ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप ब्यूरोक्रेसीज को इनटू डायनेमिक, डायनेमिक में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये जो टास्क है दोस्तों कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा है, डैश है अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर दोस्तों उसके ग्रो करने की, उसके फेमस होने की, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आइडियल, इंपॉर्टेंट, लेजी, अनडिजायरेबल, इनएफिशिएंट, चैलेंजिंग, सिविलाइज्ड, इनइफेक्टिव, लेथार्जिक एंड इनसरमाउंटेबल। अब आइडियल और इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होता है। आइडियल होता है बिल्कुल जो फिट बैठता हो वहां पर, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियल ब्यूरोक्रेसीज, ठीक है, इनटू डायनामिक। आइडियल है तो आई थिंक हमें वहां पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। ठीक है, द टास्क ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग लेजी ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, ये थोड़ा सुनने में सही लग रहा है। ठीक है, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज। अब जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है। दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज चैलेंजिंग अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वो चैलेंजिंग है अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग सिविलाइज्ड ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज
इनइफेक्टिव अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, इनइफेक्टिव हो जाता है दोस्तों प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में। अब प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस बार बार आप सुन रहे हैं, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या है? प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस दोस्तों ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर जो है बहुत ज़्यादा जो सर्कमस्टांसेस हैं दोस्तों वो उस चीज़ के फेवर में है, या वहां पर सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है, या वो जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप है। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस को, यानी कि वो जो सर्कमस्टांसेस है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों ई में दे रखा है ट्रांसफॉर्मिंग लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनेमिक, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज इनसरमाउंटेबल अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन। हम देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज, ठीक है, इनटू डायनेमिक, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज चैलेंजिंग अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये जो दोस्तों टास्क होता है कस्टमर ड्रिवन, ये कैसा होता है? चैलेंजिंग होता है अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, इनएफिशिएंट एंड चैलेंजिंग, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है द डिप्यूटी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर डैश डाउन बाय हिज सुपीरियर्स। ठीक है, अब क्या बोला गया है? द डिप्यूटी मैनेजर जो था दोस्तों उसने क्या किया? डैश रिजाइन करने का सोचा, या उसने रिजाइन किया क्योंकि दोस्तों उसके जो प्रपोजल थे वो कुछ किया जा रहा था प्रपोजल के साथ में। अब क्या किया जा रहा था पता नहीं है, उसके सुपीरियर्स के द्वारा, यानी उसके जो सुपीरियर थे वो कुछ कर रहे थे, उसके जो भी प्रपोजल थे। अब क्या कर रहे थे? ऑप्शन देखते हैं। प्लांट, थ्रोन, ठीक है, ग्रेव, हेल्ड, बिगेन, कैप्ट, विलिंग, नॉक्ड, थ्रेटेंड या फिर टर्न्ड। ठीक है, लगा के देखते हैं सबको दोस्तों, जो भी ऑप्शन हमारे पास हैं। द डिप्यूटी मैनेजर प्लान्ड टू रिजाइन, ठीक है, उसने प्लान किया क्योंकि उसके जो प्रपोजल थे वो क्या किए जा रहे थे? फेंक दिए जा रहे थे, या फिर उनको देखा ही नहीं जा रहा था, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। थ्रोन डाउन बाय हिज सुपीरियर। नेक्स्ट दोस्तों द डिप्यूटी मैनेजर गेव टू रिजाइन, अब ये कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑल हिज प्रपोजल वो हेल्ड डाउन बाय हिज सुपीरियर, ठीक है, ये पहले वाले का कुछ सेंस नहीं बन रहा है। तीसरे वाले को देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी को। द डिप्यूटी मैनेजर बिगैन टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल वो केप्ट डाउन बाय हिज सुपीरियर, इसका भी दोस्तों कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बिगैन टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं। अब आप रिजाइन देने को शुरू कैसे कर सकते हैं? या तो आपने दे दिया या आपने नहीं दिया, रिजाइन देना शुरू करना, दैट डज नॉट मेक अ सेंस। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर अजीब सा लग रहा है सुनने में। अगले ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन डी को। द डिप्यूटी मैनेजर विलिंग टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर नॉक्ड डाउन बाय हिज सुपीरियर्स। अब विलिंग का यूज कहीं ना कहीं समवेयर किया जा सकता है। विलिंग क्या होता है? जब आप बहुत ईगरली उस चीज़ को करना चाहते हैं, या आप जिद पे अड़े हो कि नहीं मुझे तो रिजाइन देना ही देना है, रिजाइन देकर ही मानूंगा मैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो मैनेजर विलिंग टू। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटेंस पूरा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको इज एम आर का यूज करना होता है। द डिप्यूटी मैनेजर इज विलिंग टू का यूज यहाँ पर होना चाहिए था, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विलिंग टू, और फिर आ जाएगा आपका नॉक डाउन बाय सुपीरियर। लास्ट में ई में दोस्तों बोला गया द डिप्यूटी मैनेजर थ्रेटेंड टू रिजाइन, ठीक है, उसने धमकी दी मैं रिजाइन कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर टर्न्ड डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है दोस्तों जब आप अंगूठा दिखा देते हैं नीचे करके। थम डाउन दोस्तों जो होता है इमोजी आपने देखा होगा, थम डाउन, एक होता है थम्स अप, एक होता है थम्स डाउन। तो वो क्या होता है? आपने टर्न डाउन कर दिया, आपने मना कर दिया, घर जाओ, ठीक है, आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके आंसर करते रहिए, जिससे आपकी भी दोस्तों नॉलेज बढ़ती है और आप भी ये चेक कर पाएँ कि आप एक्चुअली कितने आंसर सही दे रहे हैं। तो सही आंसर देखते हैं दोस्तों। हमारा सही आंसर है द डिप्यूटी मैनेजर थ्रेटेंड, ठीक है, धमकी दे दी उसने कि थ्रेटेंड टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर टर्न डाउन बाय हिज सुपीरियर, क्योंकि जितने भी उसके प्रपोजल थे वो सभी के लिए, मतलब जो सुपीरियर थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इनको अप्लाई या इनके लिए आप बोल सकते हैं कि आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो गया दैट इज ऑप्शन ई, थ्रेटेंड एंड टर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारा अगला फिल इन द ब्लैंक है द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डैश नॉट पे डैश टू समीर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, इजी लग रहा है, पढ़ के देखते हैं आगे। तो दो काउंटर क्लर्क जो था दोस्तों तो वो बहुत ज़्यादा बिजी था और उसने कुछ किया नॉट पे। ठीक है, पे के अलावा आगे देखते हैं डैश टू समीर्स रिक्वेस्ट। अब ठीक है, समीर की रिक्वेस्ट पे उसने क्या पे नहीं किया। ऑप्शन है दोस्तों कैन हेल्प, कुड कोऑपरेशन, हैड कैश, डिड अटेंशन एंड सर्टेनली एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन हमें दे रखे हैं दोस्तों, इनको हम लगा कर भी देखते हैं फिल इन द ब्लैंक में। तो दोस्तों पहला जो है द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड कैन नॉट पे हेल्प टू समीर्स रिक्वेस्ट नहीं यूज होगा, पे हेल्प का कोई भी दोस्तों लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड कुड नॉट पे कुड नॉट पे कोऑपरेशन टू समीर्स रिक्वेस्ट, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड हैड नॉट पे, ये भी दोस्तों गलत हो गया, हैड नॉट पे कुछ नहीं होता है, तो आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई को देखते हैं दोस्तों द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर्स रिक्वेस्ट, ये थोड़ा सही लग रहा है। लास्ट को देखते हैं ई को द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड सर्टेनली नॉट पे एक्सेप्टेंस टू समीर्स रिक्वेस्ट, ये भी दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। तो करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बिजी था और उसने समीर की रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। He was initially dash at the suggestion but was soon dash it himself। अब यहाँ पर बोला गया दोस्तों इनिशियली कुछ था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन सजेशन के बाद क्या हुआ दोस्तों, जल्दी ही डैश कुछ हुआ इट हिमसेल्फ। अब देखते हैं लगाकर, तो जो वर्ड दोस्तों ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो है एंगर्ड, रिजेक्टिंग, शॉक्ड, एडवोकेटिंग, इम्प्रेस्ड, नेगेटिंग, थ्रिल्ड, प्रोपोगेटिंग, सस्पिशियस या फिर ट्रस्टिंग। अब इनको लगा कर देखते हैं, कुछ आइडिया होगा दोस्तों। ही वॉज इनिशियली एंगर्ड एट द सजेशन बट वॉज सून रिजेक्टिंग इट हिमसेल्फ। ठीक है, शुरू में जो था दोस्तों वो गुस्से में था, लेकिन जल्दी ही दोस्तों उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, ये हो जाएगा। ही वॉज इनिशियली शॉक्ड, ठीक है, शुरू में शॉक था वो थोड़ा, एट द सजेशन, जो भी सजेशन उसको दिया गया था, लेकिन जल्दी ही दोस्तों उसने क्या किया, उसको एडवोकेट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको फेवर करना या सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो भी सजेशन उसे दिया गया। अगला सी में दोस्तों ऑप्शन दे रखा है ही वॉज इनिशियली इम्प्रेस्ड एट द सजेशन, जो भी सजेशन उसको दिया गया वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बट वॉज सून नेगेटिंग इट। ठीक है, नेगेटिंग इट होता है आप किस चीज़ से बचना शुरू कर देते हैं या उसको पार्ट बनाना छोड़ देते हैं, दैट इज़ निगेट। बेसिकली इसका यूज़ होता है किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो उसने निगेट करना शुरू कर दिया जो भी सजेशन उसको दिया गया। फिर है दोस्तों ही वॉज इनिशियली सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस था, अपनी बातों को छुपा रहा था, वो काफ़ी मन में उसकी चीज़ें चल रही थी एट द सजेशन, जो भी सजेशन उसको दिया गया था, लेकिन दोस्तों जल्दी ही उसने उस बात को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उसने मानना शुरू कर दिया कि नहीं ये कह रहे हैं तो सही होगा। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया लग गया होगा आंसर क्या होना चाहिए, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ही वॉज इनिशियली शॉक्ड। ठीक है, शुरू में दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ जो भी सजेशन दिया गया, लेकिन जल्दी दोस्तों वो सजेशन को एडवोकेट करना उसने शुरू कर दिया। एडवोकेट करने का मतलब है उस चीज़ को सपोर्ट करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना उसने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शॉक्ड एंड एडवोकेटिंग। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारा शालिनी वॉज नॉट डैश बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो डैश इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर। शुरू में शालिनी जो थी दोस्तों कुछ थी बाय द क्रिटिसिज्म, यानी उसके बारे में जो भी उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, डैश वहाँ पर दे दिया है, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया जब उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसी के खिलाफ बोल रही थी। अब क्या वर्ड होने चाहिए, आइए दोस्तों लगाकर देखते हैं। पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है दोस्तों बॉदर्ड, अटेंशन, ट्रबल्ड, ब्रेन्ड, थ्रेटेंड, वार्निंग, डेटर्ड, हीड, शेकन या फिर इंडिकेशन। अब इनको
पुट करके देखते हैं, वहाँ पर लगा कर देखते हैं कौन सा यहाँ पर सही बनता है, क्या स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड, ठीक है, बॉदर्ड नहीं थी, वो परेशान नहीं थी बाय द क्रिटिसिज्म, जो भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था, और उसने ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है, नो अटेंशन, अटेंशन ऑब्वियस सी बात है। इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया जब उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड जो है उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। अगले दोस्तों ऑप्शन बी को लगा कर देखते हैं। शालिनी वॉज नॉट ट्रबल्ड, ठीक है, ट्रबल्ड नहीं थी, परेशान नहीं थी वो, ठीक है। बॉदर्ड होता है एक तरीके से आप मेंटली थोड़ा परेशान हो, ट्रबल्ड क्या होता है कि आप फिजिकली भी दोस्तों कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, आप चीज़ों को फेंक रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो आप परेशानी के चलते, दैट इज ट्रबल्ड। उसके अलावा दोस्तों हो जाएगा फिर, सो शालिनी वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म के चलते वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड नहीं थी, परेशानी में नहीं थी। पेड नो ब्रेन, अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है। ब्रेन का सेंस यहाँ पर आप ले सकते हैं कि अपना दिमाग लगाना उस चीज़ पर, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना। इवन व्हेन अ बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं सी की। शालिनी वॉज नॉट थ्रेटेंड बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो वार्निंग इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, ठीक है। शालिनी जो थी दोस्तों किसी भी तरीके से थ्रेटेंड नहीं थी, डरी हुई नहीं थी, ठीक है। क्रिटिसिज्म के बाद उसने दोस्तों कोई वार्निंग भी नहीं दी वहाँ पर, जबकि उसकी खुद की दोस्त उसके बारे में बात कर रही थी। आगे देखते हैं दोस्तों। Shalini was not deterred by the criticism and paid no heed even when her best friend talks against her. अब डेटर क्या होता है दोस्तों, डेटर होता है किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को बचना उस चीज़ से। तो शालिनी क्या थी दोस्तों, वो उस चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्रिटिसिज्म जो उसके बारे में हो रहा था वो उससे बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो उसको एक्सेप्ट कर रही थी। और दोस्तों उसने क्या किया, वहाँ पर कोई भी अटेंशन या कोई भी ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है, तो उसने किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया उस बात पर। अगला है दोस्तों, शालिनी वॉज नॉट शेकन बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो इंडिकेशन इवन व्हेन अ बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, ठीक है। तो शेकन क्या होता है दोस्तों, बुरी तरह से हिल जाना, एक शॉक लग जाना, ऐसा आप बोल सकते हैं इसको। शेकन क्या होता है, लाइक एक होता नहीं है झकझोर कर रख देना, झकझोर कर रख देना जो होता है वर्ड, वो होता है शेकन। तो शालिनी वॉज नॉट शेकन बाय द क्रिटिसिज्म, पेड नो इंडिकेशन, यानी उसने ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया, ऐसा कोई भी क्लू नहीं दिया कि इवन जबकि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में बात कर रही थी। अब आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ गैस किया होगा कि क्या आंसर सही होना चाहिए, तो सीधे चलते हैं आंसर की ओर। आंसर होगा दोस्तों, शालिनी वॉज नॉट शेकन बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो इंडिकेशन इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर, ठीक है। तो शालिनी जो थी दोस्तों किसी भी तरीके से शेकन नहीं थी, वो घबराई नहीं सिचुएशन को देखकर जब क्रिटिसिज्म हो रहा था, ना ही उसने ऐसा कोई क्लू दिया, कोई इशारा किसी को दिया कि हाँ वो परेशान है या वो शेकन है, वो ट्रबल्ड है। किसी को भी इशारा ऐसा नहीं दिया, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया, जबकि उसकी खुद की दोस्त उसके बारे में या उसके अगेंस्ट बात कर रही थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सेंटेंस के बारे में। अगला सेंटेंस है शी वॉज डैश बिकॉज ऑल अ प्लान हैड गॉन डैश, ठीक है। छोटा सा स्टेटमेंट है और वर्ड भी जो है वो छोटे से और सिंपल हैं। आइए देखते हैं। शी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑल अ प्लान हैड गॉन सेलेक्टेड, ठीक है, वो खुश थी क्योंकि उसके सारे प्लान जो हैं वो चुन लिए गए थे। शी वॉज डिजेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा निराश थी क्योंकि उसके सारे प्लान जो थे दोस्तों वो स्प्लेंडिडली, कोई लॉजिक नहीं बनता है स्प्लेंडिडली का यहाँ पर लगाने का, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ऑप्शन बी को आप काट सकते हैं। शी वॉज डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑल अ प्लान हैड गॉन और, ठीक है, डिस्ट्रॉट क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रॉट होता है डीपली हर्ट, या फिर आप बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो हो जाता है डिप्रेस, ठीक है। आगे है शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन मैग्निफिसेंटली, ये भी दोस्तों सेंटेंस नहीं बनेगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को आप काट सकते हैं। मैग्निफिसेंटली और स्प्लेंडिडली के साथ में दोस्तों कोई वर्ड आपको लगाना पड़ता है इनके बाद में। अब यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते थे हैड गॉन स्प्लेंडिडली वेल, स्प्लेंडिडली गुड, स्प्लेंडिडली एनी कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पर दोस्तों आप उस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं।
सेम विद मैग्निफिसेंटली, ठीक है, मैग्निफिसेंटली अकेला वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, बट यहाँ पर क्योंकि मैग्निफिसेंटली कर दिया गया है तो यहाँ पर एक आध वर्ड इसके बाद होना चाहिए जो कि इसको सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आंसर इसका क्या होना चाहिए। दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं, दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, 50-50 यहाँ पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं दोस्तों। दो ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों शी वॉज डिस्ट्रॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, हर्ट थी, बिकॉज ऑल अ प्लान हैड गॉन ऑरी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा गो ऑरी जो होता है दोस्तों ये पूरा एक कंबाइन वर्ड होता है, या आप इसको बोल सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब की तरह आप इसे देख सकते हैं, जहाँ पर गो ऑरी का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरीके से खराब हो जाना, या जो आपने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा हो जाना, तो वो हो जाता है दैट इज गो ऑरी। तो यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन ऑरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉट एंड ऑरी। आइए बात करते हैं कुछ और फिल इन द ब्लैंक के बारे में दोस्तों। अगला फिल इन द ब्लैंक है ही प्रीचेज लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज नॉट डैश एंड इज डैश नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन, ठीक है। वो क्या करता है दोस्तों, प्रीच करता है लिबरल व्यूज़ को, यानी कि वहाँ पर वो भाषण देते हैं लिबरल व्यूज़ के ऊपर, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस में क्या करते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ठीक है। डैश कर दिया है, इज डैश नैरो माइंडेड है, जैसे कि दोस्तों ऑलमोस्ट कोई और भी इंसान होगा। तो दिखाते ऐसे हैं बहुत ज़्यादा वो लिबरल हैं, लेकिन एक्चुअली दोस्तों वो वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है। अब फिल इन द ब्लैंक को हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर वो दे दिया गया दोस्तों टफ ओपनली, टॉलरेंट मोर, एम्बिशियस हार्डली, एक्सेप्टेबल जेन्युइनली, अप्रोचेबल, और आपका हो जाएगा दोस्तों लेस, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कुछ वर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कौन सा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ही प्रीचेज लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज नॉट टफ, ठीक है, एंड इज ओपनली नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन, ठीक है, सुनने में ठीक लग रहा है। आगे और देखते हैं। He preaches liberal views but in practice he is not tolerant, ठीक है, टॉलरेंट नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल भी, and is more narrow minded than any other person, सुनने में अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। He preaches liberal views but in practice he is not ambitious, ठीक है, ambitious नहीं है, and is hardly narrow minded than any other person, hardly narrow minded नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन डी, ही प्रीचेज लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, एंड इज जेन्युइनली नैरो माइंडेड देन एनी अदर पर्सन। आगे है लास्ट में दोस्तों, ही प्रीचेज लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज नॉट अप्रोचेबल एंड इज लेस नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, वो होगा he preaches liberal views but in practice he is not tolerant, ठीक है। वो लिबरल व्यूज तो देते हैं लेकिन वो खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं उस तरीके की बात है। जब उनसे कोई बात कह देता है लिबरल बातों को लेकर, लिबरल व्यूज को लेकर, तो खुद उनसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो प्रीच ऐसे करते हैं, भाषण ऐसे देते हैं कि सबको उसे फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों वो नैरो माइंडेड है, इतने नैरो माइंडेड है कि कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टॉलरेंट एंड मोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। रवि डैश अ बिट डैश ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अटेंड द पार्टी। ऑप्शन दोस्तों एनॉयड बिफोर, एंगर्ड सिंस, एक्सप्रेस्ड देन, ग्रम्बल्ड व्हेन, सरप्राइज्ड एंड अबाउट। अब दोस्तों रवि क्या था वहां पर, एनॉयड था, एंगर्ड था, एक्सप्रेस्ड था, ग्रम्बल्ड था या सरप्राइज था। किस बात पर सरप्राइज था, डैश, ठीक है, बिफोर, सिंस, देन, व्हेन या अबाउट। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड, अब उसके दोस्तों ने उसे बुलाया नहीं था पार्टी में, तो वहाँ पर वो कैसा था दोस्तों, वो एनॉयड था, एंगर्ड था, एक्सप्रेस था, ग्रम्बल था या सरप्राइज था। तो आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों, सिंपल सा है, इसको ज़्यादा हमें डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रवि ग्रम्बल्ड अ बिट व्हेन ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अटेंड द पार्टी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे दोस्तों कुछ और सेंटेंस की बात करते हैं। ही इज डैश टू डैश एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसेरिटी, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों फाउंड, परफॉर्म, रिलेक्टेंट एंड ट्रस्ट, डिटर्मिन्ड, अंडरटेक, ईगो, अवॉइड, विलिंग एंड इग्नोर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज डिटर्मिन्ड,
टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसेरिटी। ठीक है, फाउंड का दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता, ही इज फाउंड टू, इसका कभी यूज नहीं किया जाता है। परफॉर्म आ सकता है लेकिन फाउंड यहाँ पर नहीं आएगा। ही इज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा झिझक रहे हो उस काम को करने से। और इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा वहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रस्ट दिखाना उस काम में। तो झिझक कर दोस्तों आप किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं दिखा सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सेंटेंस का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता है। डिटरमिन्ड का मतलब दोस्तों आपने सोच लिया है कि आपको करना है, और अंडरटेक का मतलब होता है कि आप अपने हाथ में ले लेते हो हाथ काम को, यानी आपने सोच लिया कि ये काम मुझे ही करना है, तो ये हो जाएगा अंडरटेक। ईगर हो जाएगा दोस्तों आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो उस चीज़ को लेकर, आप सच में वो चीज़ करना चाहते हो लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड भी कर रहे हो। ही इज़ ईगर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वर्क। अब जो दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता है। बात करें विलिंग की दोस्तों, ही इज विलिंग टू, इग्नोर भी नहीं होगा। अगर आप विलिंग हो तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? विलिंग इन द सेंस आप रेडी हो उस काम को करने के लिए, लेकिन वहाँ पर अगले वर्ड में आप इग्नोर का यूज़ कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता है। सो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ही इज डिटरमिन्ड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसेरिटी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों कुछ और सेंटेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन आर मोर डैश देन एडल्ट, इट इज डैश देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ऑप्शन है दोस्तों इंटेलिजेंट, डिसअप्रूव्ड, एडेप्टेबल, रिफ्लेक्टेड इन, कंजर्वेटिव, सीन इन, ससेप्टेबल, डेमोन्स्ट्रेटेड इन, रिसोर्सफुल या फिर प्रोपोर्शनेट टू। अब यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रन जो है वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। तो दोस्तों बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, देन अडल्ट, अडल्ट से ज़्यादा दोस्तों बच्चे कंजर्वेटिव आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इट इज़ सीन इन देयर क्विकनेस, ठीक है, वो उनके दोस्तों क्विकनेस में भी देखा जाता है कि कितनी जल्दी वो एक नए लैंग्वेज को सीख लेते हैं। वहीं बड़े जो होते हैं, जो थोड़े एज में ज़्यादा होते हैं, उन्हें टाइम लगता है चीज़ों को अडेप्ट करने में। ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें एक क्विकनेस देखी जाती है, जिससे कि चलते वो जल्दी दोस्तों चीज़ों को वहाँ पर सीख लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिल्ड्रन आर मोर कंजर्वेटिव देन अदर्स, इट इज़ सीन इन देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को जल्दी सीख लेते हैं, नई लैंग्वेज को, कंपेयर टू अडल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव एंड सीन इन। बात करते हैं दोस्तों हमारे लास्ट सेंटेंस की आज के दोस्तों, वो है डैश ऑफ क्रॉप्स वाज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डैश। ठीक है, अब पूछा गया दोस्तों जो क्रॉप्स का कुछ था किसी कारण से, वो किस कारण से था? तो ऑप्शन है दोस्तों लॉस, ड्रॉट, रूइन, ड्राफ्ट, फेलियर, ड्राउट, डिप्रीशिएशन, ड्रिफ्ट, सक्सेस या फिर रेन। अब दोस्तों इन सभी वर्ड को हम लगा कर देखते हैं। लॉस ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ड्रॉट, रूइन ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ड्राफ्ट, फेलियर ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ड्राउट, उसके अलावा दोस्तों डिप्रीशिएशन ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ड्रिफ्ट या फिर सक्सेस ऑफ क्रॉप्स वॉज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रेंज। आइए देखते हैं दोस्तों क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा फेलियर ऑफ क्रॉप्स वाज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ड्राउट, यानी कि दोस्तों लगातार सूखा जो पड़ता रहा उसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो ठीक प्रकार से उग नहीं पाई, या दोस्तों वहाँ पर सक्सेस वहाँ पर नहीं मिली। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक दोस्तों जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के दौरान, या फिर आप इनसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फिल इन द ब्लैंक है हम ऐसी जगहों से हमने लिए हैं, ऐसे सोर्सेज से जो कि अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जिससे कि दोस्तों आपको ईजी हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको मैटर को पढ़ना ना पड़े। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी दोस्तों अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ, उसको और ज़्यादा बूस्ट अप कर पाएँ। और दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन्हें मिलती रहे हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल दोस्तों हॉस्पिटल नौकरी के साथ। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पैसेज और एंटोनिम सिनोनिम के बारे में। तो दोस्तों ज़रूर जुड़े रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।